दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कमांडर स्ट्राइक्स पे आपका स्वागत है। मैं कमांडर सुधीर कुमार, एक इंडियन नेवी का वेटरन, आज आपके समक्ष कुछ प्रश्न लेके आ रहा हूँ। वो शायद आप सभी के मन में जरूर उठते होंगे, और वो सिर्फ एक भारतवर्ष के अंदर ही नहीं, पर पूरे विश्व, जो हमारी पूरी ह्यूमैनिटी है, जितने भी ह्यूमन बीइंग है, वो कभी ना कभी जो सोचने के, जो बच्चों से बड़े एडल्ट्स हैं हमारे, या युवा हैं, या सारी पॉपुलेशन के दिमाग में आता होगा कि ये जो वॉर है, ये क्या हमारे लिए लेके आता है, ये वॉर क्यों होते हैं। आज जो वॉर इसराइल और अमेरिका ने ईरान के अगेंस्ट किया है, आज वो 12वें दिन में शुरू हो गया है। और उसमें मेरे दिमाग में प्रश्न आते हैं कि ईरान के अंदर एक स्कूल के अंदर क्यों अटैक हुआ। वहां पर जो 140 के करीब जो लड़कियां मरी हैं, जो इनोसेंट चिल्ड्रन मरे हैं, जिनकी उम्र कुल 18 से 15 साल है, उस पे आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं कि किसकी मिसाइल से मरी हैं, टोमाहॉक से मरी हैं, या वो ईरान की अपनी मिसाइल जो है ना, मैल फंक्शन करके उसने। लेकिन सोचना ये है कि कितने इनोसेंट चिल्ड्रन, और वो सिर्फ वहाँ पे ही नहीं, आप जरा सोचिए क्यों सिविलियन के ऊपर हमले हो रहे हैं, क्यों हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले हो रहे हैं। जो तेल, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें अपनी प्रगति के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, जो वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, उन सभी के लिए जो हमारी एनर्जी की नीड है, वो किस तरीके से आज भी हम फ्यूल के लिए क्रूड ऑयल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। एलपीजी, सीएनजी, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है। और सभी जगह आप देखेंगे कि ऑयल के प्राइसेस से किसको नुकसान हो रहा है, आम जनता को, और कितना भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो हम एयरपोर्ट इतनी मेहनत करके इतने सालों में अच्छी तरीके से अपनी पब्लिक के लिए बनाते हैं, ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए बनाते हैं, उनके ऊपर क्यों अटैक हो। हम अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए, जहाँ पर पानी नहीं है, हजारों मील दूर से 100, 200, 400, 500, 700 किलोमीटर से हम पानी के डिसैलिनेशन प्लांट लगाकर समुद्र के पानी को प्योरीफाई करके किस तरीके से अपने सिटीज में लाते हैं। लेकिन आज उन्हीं के ऊपर अटैक हो रहे हैं। जो हमारे लिए, हमारा मैरीटाइम ट्रेड को जो है ना हमने किया है, जिससे हमारी जो जनता है, जो हमारी पॉपुलेशन है डिफरेंट कंट्रीज में, उनके बीच में किस तरीके से एक्जिम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो, और उसका एक सबसे सस्ता साधन हमने डिवाइस किया, वो थे सी रूट, जिसमें बड़े बड़े जहाज, ऑयल टैंकर्स चलते हैं, वीएलसीसीज, या हमारे टैंकर शिप कंटेनर शिप्स चलते हैं, या और तरीके के शिप, गैस कैरियर हैं, इसी तरीके से। लेकिन सवाल ये उठता है कि वॉर तो होंगे, लेकिन क्यों होंगे और क्या उनका पर्पस है। तो आप देखिए कि डार्विन का जो सिद्धांत है, जो नेचर के लिए लागू होता है, फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो क्या ये सोचना है देशों का, जो देश पावरफुल हो गए हैं, जो देश बहुत ही एडवांस हो गए हैं, जो देश जिनके पास में इतनी क्षमता है कि वो नई से नई टेक्नोलॉजी इजाद करके, और वो एक कर्व में सबसे आगे ही रहेंगे, एज पे रहेंगे हमेशा, और पूरी जनता या और सारे देश जो है ना, वो सिर्फ उन्हीं की तरफ को देखते रहेंगे। क्या आज ये एक डिवाइड हो चुका है कि सिर्फ पावरफुल नेशंस ही सरवाइव करने चाहिए। जो देश हैं जो अपनी एक पावरफुल मिलिट्री नहीं रख सकते, जो देश हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते, वो देश हैं जो नई टेक्नोलॉजी का एक तरीके से इनोवेशन या आरएनडी में खर्च नहीं कर सकते, जो पिछड़े हुए हैं। क्या ये हमारा जो एडवांस कंट्रीज हैं, या जो
एडवांस बनने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि वो सभी को साथ में लेके चलें। आखिरकार मेरा मानना है कि 8 बिलियन पीपल यदि वो इस धरती पे, आप गॉड कह लें, भगवान कह लें, क्राइस्ट कह लें या अल्लाह कह लें, पैदा तो एक ही शक्ति ने किया है। जो भी नेचर है या गॉड है, भगवान है, उसी ने सभी को पैदा किया है। बर्थ टाइम पे सभी बराबर हैं। तो फिर ये देशों की जो जिस तरीके से हम बाउंड्रीज हम करते हैं, ये जब से विश्व की संरचना हुई है, ये तभी से हम एक आपाधापी में, एक रैट रेस में उलझे हुए हैं कि हम उससे आगे जाएंगे, हम उससे आगे जाएंगे। और जितनी तेजी से हम छलांग लगाते हैं, उतना ही बड़ा डिस्ट्रैक्शन जो हम अपनी नेचर को करते हैं। लोगों, आज देखिए कितनी बड़ी त्रासदी है कि किस तरीके से हम विकसित हुए, किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़े। इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो है ना, एक तरीके से कैपिटल मार्केट का किस तरीके से एक शुरुआत हुई, और वो कैपिटल इंटेंसिव जो मार्केट पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से चल रहा है, या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो डॉलर की हेजमनी है, या अमेरिका का एक तरीके से वर्चस्व है, अब उसके खिलाफ जो है ना वो पावर, मैं खिलाफ नहीं कहूँगा, बस उसके समक्ष ही जो है ना पावर उठी है। जैसे चाइना, चाहे उसकी हेल्प जो है ना वो यूएसए नहीं करी हो मैन्युफैक्चरिंग में उसको नंबर 1 बनाने के लिए, लेकिन आज ये मानना पड़ेगा कि चाइना के पास में रेयर अर्थ में मटेरियल की मोनोपोली है। ओके। और यूएसए ने यदि सोचा है कि वो चाइना को कंटेन करेगा इस तरह से, तो उसकी मोनोपोली होनी चाहिए ऑयल के ऊपर। यदि ये विचार था, जो लगता है, इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले तो पूरे विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया जिस तरीके से टैरिफ लगाए। शायद वो अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ करने की सोच रहे थे, लेकिन एक पावरफुल नेशन किस तरीके से इन विचारों को नहीं सोच सकता कि जब एक वॉर ईरान के खिलाफ करेगा तो उससे कितना बड़ा नुकसान सिर्फ ईरान में ही नहीं होगा, पर पूरी विश्व की आर्थिक व्यवस्था को कितना बड़ा नुकसान होगा, सप्लाई चेन को कितने बड़े चैलेंजेस आएंगे। और क्या वो फ्यूचर में आज एश्योरेंस दे सकते हैं कि ईरान भी वो नॉर्थ कोरिया के रास्ते नहीं जाएगा, और कल को जब ये वॉर रुक जाएगा तो क्या वहां पे वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते? क्या प्रेसिडेंट ट्रंप मेरे इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि कल को यदि चाइना या रशिया या किसी और देश ने उनको बना बनाया न्यूक्लियर वेपन दे दिया, तो क्या उसका इस्तेमाल वो नहीं कर सकते फ्यूचर में? लेकिन मेरा सबसे बड़े जो सवाल है वो यही है कि हम इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से, इतने डिटर्मिनेशन के साथ में अपने अपने देशों को आगे बढ़ाकर, जो हम आम आदमी है उसके लिए सुविधाएं करने के लिए, उसके लाइफ स्टाइल को अच्छा करने के लिए, एक हमारे भाई और बहन पूरे विश्व में अच्छी तरीके से जिंदगी को जिए, उसके लिए पूरे विश्व में इतने एफर्ट्स होते हैं। उसके लिए बड़ी बड़ी इंटरनेशनल संस्थाएं बनी गई हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है। क्या उन पे अधिकार या अधिपत्य करने का ही एक ऐसा मोहरा है कि जहां पर जो है ना वो एक ही देश की उसमें जो है ना हेजमनी चलती रहे, उसी का वर्चस्व रहे? क्या कोई आगे नहीं बढ़ सकता? भारतवर्ष इतने सालों से पिछड़ा हुआ रहा, इन्वेडर से अफेक्टेड रहा। उससे पहले विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था। 33% तक पूरे विश्व की जीडीपी भारतवर्ष के पास में थी। और फिर जब ब्रिटिश आए, इन्वेडर्स आए, जब स्पेशली जब ब्रिटिश आए, उन्होंने करीब करीब जो है ना $45 ट्रिलियन की लूट भारतवर्ष में करी, और भारतवर्ष को कितने पीछे उन्होंने छोड़ दिया, जबकि उसका पूरा विश्व की जीडीपी में सिर्फ 1.6% थी। तो मेरे ये सवाल जो कौन रहे हैं, वो मैं फिर वापस जो है ना वॉर के ही ऊपर आता हूं कि इस वॉर को क्यों लॉन्च किया गया। आज मुझे समझ में आता है कि ना तो इसका जवाब प्रेसिडेंट ट्रंप के पास में है, और ना ही इसका जवाब
नेतन्याहू के पास में है, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। जरा आप सोचिए कि आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाए, तो क्या आपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को बनाया था? मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स में ये बहुत जरूरी होता है कि जितनी तीव्रता से, जितने सरप्राइज के साथ में आप किसी देश के ऊपर अटैक करते हैं, तो उसमें देखना होता है कि किस तरीके से सामरिक शक्तियों का प्रयोग किया जाए कि वहां पर उसे जल्दी ही जल्दी एक तरीके से कमजोर करके वहां पे हमारे एम को हम किस तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं या उनको पा सकते हैं। यदि यूएसए के ऑब्जेक्टिव्स थे कि वो ईरान की एक तरीके से रिजीम को सत्ता परिवर्तन करें, रिजीम को चेंज करें, तो क्या ये उद्देश्य उन्होंने पाया? क्या उस उद्देश्य को पाने के लिए कहाँ उन्होंने विचार विमर्श जो है ना अपनी कांग्रेस में किया, सभी के साथ में? क्या उन्होंने ऐसी प्लानिंग बनाई कि किस तरीके से वो सत्ता परिवर्तन को करा सकते हैं? क्या उन्होंने सोचा कि किस तरीके से जो है ना डी न्यूक्लियराइजेशन जो है ना ईरान का करना चाहिए? यदि वो एक बहुत ही संवेदनशील डिस्कशन में ओमान की मीडिएशन के बाद में काफी चीजों पे यूएसए की शर्त को मानने पे मजबूर हो गए थे, तो ये कौन सा कारण था कि फिर भी इनके ऊपर अटैक हुआ? लेकिन दोस्तों, मैं फिर उसी बात पे आता हूं कि चाहे यूएसए के ऑब्जेक्टिव्स हों रिजीम चेंज करने के, ईरान को डी न्यूक्लियराइज करने के लिए, या ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स की जो कैपेबिलिटीज हैं उनको ध्वस्त करने के लिए और उसको एक तरीके से फुल स्टॉप उसमें लाने के लिए, और उसमें उसकी जो बनाने की शक्ति है उसको बिल्कुल ख़त्म किया जा सके या कम से कम किया जा सके। और इसी तरीके से जो चीपेस्ट ड्रोन बना रही है शहीद 3136 के तरह से, उसकी भी क्षमताओं को उसको तोड़ा जा सके। तो शायद एक्सपर्टीज जब एक पॉपुलेशन सीख लेती है, उसके आदमी सीख लेते हैं और वो उसको बनाते हैं, तो शायद उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब मैं आता हूँ इजराइल। इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते थे कि ये हो कि वो किस तरीके से अपनी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को ख़त्म करें, और उसके खिलाफ हमास ने बहुत ही बारबरिक अटैक 7 अक्टूबर को किया था, जिसने पूरे विश्व ने उसकी निंदा की है। और इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। जिस तरीके से इजराइल टेररिस्ट एक्टिविटीज से, और जो बारबरिक ये एक तरीके से एक्ट था हमास का, और जिस तरीके से हिजबुल्लाह एंड हमास और हुतीज जो है ना वो समय समय पे अटैक करते रहे हैं, और फिर उसमें काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज भी एक साथ मिलकर भी उन्होंने ये इजराइल की एग्जिस्टेंशियल स्वीकार्यता को निगेट करते हुए उस पर अटैक किए हैं। शायद उनका यही मकसद था कि इजराइल के लोगों को, जूस को जो है ना वो इस धरती से मिटाया जा सके। शायद ईरान भी जो है ना एक तरीके से अंडरग्राउंड और नीचे नीचे उसने काफ़ी फंडिंग इन सभी ग्रुप को, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो या हुतीज हो, ट्रिपल एच को, पूरी तरीके से उनकी फंडिंग की गई। इसीलिए तो हमास ने जो है ना जो एक टनल्स का स्ट्रक्चर वहाँ पे बनाया था, और जिस तरीके से हथियारों का वहाँ पे जखीरा रखा था, जिस तरीके से बिना सोचने वाला अचानक जो है ना एक तरीके से तरह तरह के ड्रोन और प्रोजेक्टाइल बना के जिस तरीके से अटैक इनोसेंट इजराइल के लोगों पर किया था, वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन आज भी जरा आप सोचिए कि डेफिनेटली जो यूएस का अटैक है, किसी भी तरीके से जो स्कूल के ऊपर अटैक हुआ है ईरान में, वो बहुत भर्त्सनीय है। मैं उसकी घोर निंदा ही नहीं करता, पर जितने भी वर्ल्ड के लीडर हैं उनको सोचने पे मजबूर होना चाहिए। यूएन एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन बन गया। हमें सोचना चाहिए कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को किस तरीके से और मजबूत कर सकते हैं, किस तरीके से उसको लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हम कर सकते हैं, किस तरीके से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किसी एक देश के आधिपत्य को हम थोड़ा कमजोर कर सकें और एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना सभी के लिए हो जाए।
आज जिस तरीके से वहाँ के डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर भी यूएस ने एक अटैक किया है, जिसमें 30 से 35 गांव जो हैं वो बगैर पानी के हो गए, उनके पास पीने का। तो इनके पास एक तरफ वॉर से बम्बारमेंट हो रहा है, कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, दूसरी तरफ उनके लिए पीने के लिए पानी नहीं है। तो मैं मानता हूँ कि आज ईरान की जो मिलिट्री पावर है वो 80 से 90% ऑलरेडी क्षमता जो है ना वो उनकी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन क्या उनका संकल्प खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं हुआ है। उनके जो सेकंड रंग और टॉप मोस्ट लीडरशिप और सेकंड रंग ऑफ लीडरशिप इन थर्ड, जो मिलिट्री या आईआर जीसी की एक तरीके से है, उसमें कितने भी लोग मरे हों, पर उससे जो है ना जो वहाँ पे भावना जागृत हुई है, जो सियाज में जो है ना एक तरीके से शहादत की भावना आई है, वो शायद गिव अप नहीं करेंगे। और उनके जो ये चीपेस्ट ड्रोन के जो मैकेनिज्म हैं, जो अंडरग्राउंड्स हैं, जो 200 मीटर से लेके 600 मीटर तक हैं, वो शायद उसको बनाने की जो है ना करीब वो करीब करीब जो है ना 1000 के करीब जो है ना वो एक महीने में ऐसे ड्रोन्स को बना सकते हैं। ऐसा सुनने में कोई कोई तो कहता है कि वो 10,000 ऐसे ऐसे ड्रोन बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम कीमत से बनने वाले हैं। मुश्किल से 10 से 20,000 में बन जाते हैं इस तरीके के ड्रोन। और वो 40 से 50 किलोग्राम का जो एक्सप्लोसिव ले जाते हैं, वो बहुत ही विध्वंसक तरीके से। और इनको प्री डिसाइडेड टारगेट की तरफ भेजा जा सकता है नेविगेशनल सैटेलाइट कम्युनिकेशन से, या कोई भी प्री डिटरमिन्ड डेटा उसमें फीड करके, या फिर जीपीएस से उसको मॉनिटर करके और टारगेट की तरफ को धकेला जा सकता है। और ये कामाकाजी या एक तरीके से सुसाइडियल ड्रोन की तरीके से काम करता है। इसका सिर्फ यही होता है कि किसी भी तरीके से वो दुश्मन के ठिकाने पर जाकर गिरे और वहाँ पर डिस्ट्रक्शन करे, और इसका पर्पज ही ये होता है। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने किया कि हम तो गए सनम, हम सभी को ले डूबेंगे सनम, तो उसने अपने इन ड्रोन्स का जो प्रयोग मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया के सभी कंट्रीज के खिलाफ, जीसीसी कंट्रीज के खिलाफ, उनके सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे, उनके जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनके जो ऑयल डिपोट्स हैं, या उनके जो एक तरीके से ऑयल के स्टोरेज हैं, उन सभी पे जिस तरीके से अटैक किया है, वो बहुत ही भर्त्सनीय है, बहुत ही निंदनीय है। और देखिए जरा पूरे विश्व को जो है ना हम एक तरफ डिप्रेशन की तरफ भेज रहे हैं, और सभी जो है ना इकोनॉमी पे सभी की एक बहुत बड़ा प्रभाव आने वाला है। और जब एक युवाओं की जो है ना जो डेथ होती है, उस देश को बहुत बड़ा हर्जाना, और मैं देश ही नहीं कहूँगा, पूरा ह्यूमैनिटी ही एक तरीके से लॉस है। तो दोस्तों, ये मेरे जो क्वेश्चन हैं वो हैं सभी पूरे विश्व की लीडरशिप के लिए, कि हम कहाँ जा रहे हैं। एक तरफ तो हमारे ऊपर नेचर की ऑलरेडी मार पड़ रही है, क्योंकि हमने जिस तरीके से अनअकाउंटेबल फैशन में, जिस तरीके से हमने क्लाइमेट में डिस्ट्रक्शन किया है, अपने एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन किया है, जिस तरीके से पॉल्यूशन की इजाद करी है हमने एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, और अब तीसरी से चौथी जो है ना मायार की जो है ना एक तरीके से एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद क्वांटम, रोबोटिक्स, इन सभी चीज़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या हम इतने पावरफुल बन रहे हैं कि कल को एक देश ये सोच सकता है कि वो इतने लार्ज नंबर ऑफ वेपन्स बनाए, इतने लार्ज नंबर ऑफ ड्रोन्स बनाए, मिसाइल्स बनाए, हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाए, जिनको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, और वो अपने एडवर्सरीज के खिलाफ, चाहे वो 2-3 सुपर पावर हैं, उनके खिलाफ उनको इनकैपेसिटेट करके सरप्राइज उसमें क्या उसको इनहेलिएशन किया जा सकता है। तो डेफिनेटली उसमें फिर न्यूक्लियर वॉर का भी खतरा है। क्या न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना आज वो हमारी मजबूरी बन गए हैं उन देशों के लिए भी, जिनको एक तरीके से स्वावलंबी बने रहना है, और जिनको जो है ना बड़ी जो ताकतें हैं उनसे कोई खतरा ना हो, जिसमें नॉर्थ कोरिया की एक एग्जाम्पल हमारे सामने आती है। तो ये सवाल सभी के दिमाग में कौंध रहे होंगे, लेकिन फिर से मेरे जो मस्तिष्क में जो प्रश्न जो मुझे घाव कर रहे हैं, मेरे दिल में घाव कर रहे हैं, और जिसको मैं सोच रहा हूँ यही है कि इस वार का नतीजा क्या हुआ। जरा इस वॉर में क्या यूएसए ने पाया है? क्या वो रिजीम चेंज करेंगे?
क्या वो ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा फ्यूचर में? क्या वो एक रेडिकल इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को रोक सकें ईरान में? शायद अब ये एक प्रभाव और पड़ेगा। दूसरा, जितने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थे जो अभी तक यूएस की अम्ब्रेला में रहते हैं, जिस तरीके से ईरान ने यूएस के ठिकाने जो सिक्योरिटी सुरक्षा में जो मिडिल ईस्ट के लिए लगे थे, वो सारे के सारे जिस तरीके से उनके ऊपर बम्बारमेंट किया है, जिस तरीके से यूएस को मजबूर कर दिया है उन्हें खाली करने के लिए, मेरा मानना ये है कि अभी सभी मिडिल ईस्ट के कंट्री, जीसीसी कंट्रीज, स्पेशली सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, ये सभी जो है ना देश, जॉर्डन, ये सभी सोचेंगे कि क्या हमें यूएस की अम्ब्रेला के नीचे होना चाहिए या कोई और हमें करार करना चाहिए, या अपनी हमें सिक्योरिटी और सेफ्टी को जो है ना खुद बिल्डअप करना चाहिए, क्योंकि हम इसमें तो एक ध्रुवीकरण पूरे विश्व में होगा। मिडिल ईस्ट की संरचना ही चेंज करी जाएगी। और कल को जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के डीसैलिनेशन प्लांट पे अटैक किया है, कल को यदि ईरान जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, दुबई, दोहा, रियाद, जेड्डा, आबू धाबी, इन सब के खिलाफ, जिनमें डीसैलिनेशन प्लांट से ही पीने का पानी आता है, उनकी ज़रूरतों का पानी होता है, यदि वो उसको अटैक करे तो एक ऑयल क्राइसिस के साथ में एक वाटर क्राइसिस भी आपके सामने आ रहा है। ऑयल क्राइसिस इतना बड़ा है कि उसको आप कह सकते हैं एक थर्मोन्यूक्लियर, एक हाइड्रोजन बॉम्ब के बराबर उसकी कैपेसिटी है। यदि उसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज में नहीं अटैक को रोका गया, यदि इस वॉर को जल्दी से जल्दी नहीं रोका गया, तो डेफिनेटली तेल के क्रूड के भाव जो है ना वो $140 पर बैरल से $150 पर बैरल हो सकते हैं। गैस की बड़ी दिक्कत पूरे विश्व में एक तरीके से पैदा हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, लोगों को स्विच ओवर करने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, पर शायद हो जाएगा। तो ऑयल का एक अल्टरनेटिव ये हो सकता है ना किसी तरीके से ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इसी तरीके से बिजली घर में जो रिन्यूएबल और कोल फायर्ड स्टेशन हैं या न्यूक्लियर हैं या हाइड्रो हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी हैं, उनके द्वारा जो है ना कुछ प्रोविजंस हो सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए, यदि आपके लिए पीने का पानी ही नहीं रहेगा, यदि आपके ऐसे सिटीज़ में और ऐसे नेशंस में जो यदि इस तरह की इनसिक्योरिटी पैदा हो गई है, तो उन बड़े सिटीज़ में जिसमें जो है ना ट्रिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है, उसका क्या होगा? दुबई, आबू धाबी, दोहा, जेड्डा, रियाद, ये मस्कट, ये सारे इतने बड़े सिटीज़ हैं। और यहाँ पर करीब जो है ना इन कंट्रीज़ में 1 करोड़ के आसपास 8.5 to 10 मिलियन पीपल भारतवर्ष के भी हैं। ईरान में भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। तो भारतवर्ष में डेफिनेटली इसका प्रभाव बहुत ही गंभीर पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऑयल की सप्लाई 40 to 45% वहाँ से आती है, और 45 to 45% से भी बल्कि 60% तक गैस का भी इसी तरीके 55 to 65% वो इन्हीं देशों से आती है जिनके ऊपर ईरान ने अटैक किया है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा भारतवर्ष के लिए नहीं, विश्व की भी काफ़ी सप्लाई चेन्स पे और पूरे जितने कमोडिटी के प्राइसेस हैं उन पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और उससे आम आदमी के ऊपर आप सोचिए, जो एक गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी कमाकर यदि गैस की किल्लत हो, यदि उसे होगी तो किस तरीके से जो एक गरीब जो लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनकी भी संख्या जो है वो लोअर मिडिल क्लास तक करीब 2 बिलियन के आसपास है। तो जरा सोचिए उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सभी देशों को, सभी लीडरशिप को पूरे विश्व की सोचना पड़ेगा, और इसमें सोच के बहुत ही गंभीरता से ये सवालों का जो है ना जवाब ढूंढना पड़ेगा। क्या हम ये प्रगति इसी की तरफ कर रहे हैं? क्या हमारे विश्व का वर्चस्व यही बचा है कि हम दूसरे के जो ऑयल रिजर्व्स हैं, या विश्व के जो ऑयल रिजर्व्स हैं, या विश्व के जो रेयर अर्थ मटेरियल हैं, उन पे हम अपनी मोनोपोली को बढ़ाते जाएं?
या भारतवर्ष के सिद्धांत को वसुधैव कुटुंबकम, या G20 में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना एक सिद्धांत उसको वसुधैव कुटुंबकम को एक तरीके से कहा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसमें शेयरिंग हो, चाहे वो टेक्नोलॉजीज हो, रिसोर्सेज हो, एक जो है ना बिल्कुल एथिकल तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, एक दूसरे के ऊपर दबाव ना हो। एंड एज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। क्या हम उस स्मृति की तरफ बढ़ सकते हैं? क्या हम क्लाइमेट चेंज को कर सकते हैं? कितनी जल्दी हम नेट जीरो को प्राप्त कर सकते हैं? किस तरीके से गरीबी को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं? किस तरीके से इनइक्वलिटी को मिनिमम किया जा सकता है? किस तरीके से हर एक इंसान जो इस धरती पर है, क्या उसको हम एक खुशहाल लाइफ दे सकते हैं? क्या जीडीपी की जगह हम एक तरीके से ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स को अपना मापदंड बना सकते हैं? और दोस्तों, यही मेरे प्रश्न है कि वॉर के द्वारा इस विश्व को, ऐसे लोगों को जिनका कोई मतलब नहीं है, जो आम आदमी, किस तरीके से बुरी तरह से इसमें कुचला जाता है, किस तरीके से इनोसेंट डाई होते हैं। लेकिन एक फौजी होने के नाते मेरा ये भी मानना है कि एक देश को यदि स्वावलंबी होना है, यदि एक देश की इकोनॉमी को उसे बढ़ाना है, तो आर्थिक आधार पे जिस तरीके से एक देश प्रगति करता है, उसके बराबर ही, बल्कि उससे आगे उसकी सामरिक शक्ति जो है ना उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन होना ये चाहिए बिल्कुल एक प्रिंसिपल वॉर का, जिस तरीके से भारतवर्ष में जो है ना वो महाभारत, या जो लॉर्ड राम ने जो लड़ाई लड़ी एक तरीके से जस्टिस के लिए, सच्चाई के लिए, सत्य के लिए, उसी तरह की जो है ना लड़ाई होनी चाहिए। ये नहीं कि हम जो है ना एक एक्सपेंशनिस्ट विचारधारा रखें, दूसरे के रिसोर्सेज को हम खाएं, अपने रिसोर्सेज को खुद पैदा करें, अच्छे बायलेटरल, मल्टीलेटरल और जो है ना सभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, और ये जिससे ह्यूमैनिटी एट लार्ज, जहाँ पे दो देशों के बीच में यदि कोई रिलेशनशिप होती है, उससे दोनों देशों को बराबर का फायदा उठा सके, इस बराबर की फुटिंग में ले जाकर। और यही भारतवर्ष का पूरे विश्व के लिए संदेश है कि वी वांट एन इक्वल स्टेटस इन एवरीथिंग टू ऑल। बट हमारे भी चैलेंजेस बहुत हैं, हमारे भी बॉर्डर्स पे काफ़ी हमें थ्रेट है, इंटरनल भी हमें थ्रेट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें इस वॉर से ये शिक्षा लेनी पड़ेगी कि किस तरीके से आगे भारतवर्ष को अपनी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी में जो हम एक तरीके से अग्रसर हैं, जो सुपर पावर हैं, उसमें सभी तरह की मिसाइल्स इन फ्यूचर वार को ध्यान में रख के हमें बनाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट को ख़त्म करने के लिए, और इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स को करके, और फिर हर एक तरीके के ड्रोन्स को लंबी से लंबी कैटेगरीज के, और इसी तरीके से अपनी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज, जो उनके वॉरहेड्स एंड MIR टेक्नोलॉजी से हमें स्पेशल फोकस, जो न्यू इरा वॉर है की जो डायमेंशन आई है, जहाँ पर इतने सस्ते ड्रोन्स, एक तरीके से वो कन्वेंशनल जो काफ़ी कॉस्टली मिसाइल्स हैं, कम से कम 100 से 150 200 गुना कॉस्टली मिसाइल्स हैं, उनको किस तरीके से उनको काउंटर करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस डायनेमिक्स को ध्यान में रखते हुए हमें और ज़्यादा प्रगति इसी तरीके से करेगी। जितनी प्रगति हमने ऑप सिंदूर में की है, वो सिर्फ हमारा एक 10% नमूना था अपनी शक्ति दिखाने का। ये मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हमारी शक्ति उससे 90% और ज़्यादा है। और पिछले मई से जब से जो है ना ऑप सिंदूर हुआ, और अब तक भी हमने अपनी शक्ति का बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बहुत ही हमने प्रगति की है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जिस तरीके एलोकेशन ऑफ फंड किया है सभी प्रोजेक्ट्स को, वो मिशन मोड में आगे बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली जो इस विश्व युद्ध से जो हमें लेसन लर्नड है ऑलरेडी, उन सब का निवारण जो है ना हम कर रहे हैं। इसी तरीके से एनर्जी क्राइसिस ना हो, उसका भी ध्यान रखकर हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है।
और यहाँ पर मेरा एक सुझाव है कि अपोजिशन और सारा देश जो है गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि एनर्जी की कोई भी क्राइसिस हो उसको हम बड़े स्मूथली करें, ना कि पॉलिटिकल वल्चरिज्म के अकॉर्डिंग जो है ना अपोजिशन वो गवर्नमेंट के पीछे पड़े या एक तरीके से जनता को होर्डिंग के लिए मजबूर करे, या जहाँ पर उनकी स्टेट गवर्नमेंट है अपोजिशन की वहाँ पर होर्डिंग ज़्यादा हो और लोगों को सड़क पे उतारा जा सके। इन सभी से क्वेश्चन होते हुए आज हमें देश के साथ में खड़े होकर और जो पूरे विश्व में जियो पॉलिटिक्स में जो उथल पुथल हो रही है उसको ध्यान में रख के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये मेरे सवाल थे पूरी विश्व की लीडरशिप के लिए, और आप जरा इन पे गौर करिए, विचार करिए और इनके सॉल्यूशन ढूंढिए। आम जनता को और ह्यूमैनिटी को मैं किस तरीके से प्रोटेक्ट करूं, यही एक मेरा सबसे बड़ा सवाल है और यही मेरा एक क्वेश्चन था और यही मेरा मार्मिक जो है ना एक तरीके से उसके लिए ये मेरे शब्द हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को आप सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, जय भारत।